तो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आप लोग नहीं जानते कि हार्ड एंड सॉफ्ट क्या होता है, बट आप लोग एसिड्स और बेसिस को जानते हो कि एसिड्स और बेसिस जो है वो क्या होते हैं। जानते हो कि नहीं? मेरी आवाज आ रही है? Yes. ओके। तो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस, अब आप ये मुझे बताओ कि एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं आपके अकॉर्डिंग। Yes, sir. हम्म, एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं? किसे आप एसिड बोलोगे, किसे आप बेसिस बोलोगे? कोई नहीं? कौन सी क्लास? थर्ड ईयर है ना। अब थर्ड ईयर में जाकर के भी एसिड बेसिस ये तो बता ही सकते। अभिषेक, बताओ बेटा, एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं? दिव्या, मोनिका, निधि, कोई नहीं बताएगा? कोई नहीं? फिर एसिड्स और बेसिस पढ़ने का फायदा भी कुछ नहीं रहेगा। हार्ड एसिड एंड बेसिस जो भी हम पढ़ रहे हैं, जब आपको एसिड बेसिस ही नहीं पता। हाँ नहीं? बता बेटा। सर जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं उन्हें तो बेस बोलते हैं, ओके, लुईस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, और जो एक्सेप्ट करते हैं उन्हें एसिड्स बोलते हैं। बिल्कुल। देखो, हमने एसिड्स और बेसिस के बारे में बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जिसको हम बोलते थे आर्मियस का कॉन्सेप्ट, जो कि बेस था कि प्रोटॉन अगर कोई दे सकता है किसी एक्वस सॉल्यूशन में तो वो एसिड है, अगर वो हाइड्रोक्सिल आयन अगर देता है तो वो बेसिस है। लेकिन उसके बाद में हमने और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, जिसमें ब्रॉन्स्टेड एंड लोडी का कॉन्सेप्ट था, जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टिंग और प्रोटॉन्स डोनेटिंग पे बेस पर था, कि जो प्रोटॉन देता है वो एसिड है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस है। इसी तरह से हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लुईस एसिड्स एंड बेसिस का, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट था बेसिकली, जिसमें क्योंकि सभी के पास में हाइड्रोक्सिल आयन नहीं हो सकता, सभी के पास में H प्लस आयन नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद भी हम बोलते हैं कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सबके पास में होता है, तो वो दे भी सकता है इलेक्ट्रॉन को और ले भी सकता है, डिपेंड्स उसका नेचर कैसा है। तो इसीलिए जो लुईस कॉन्सेप्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, वो एसिड बेसिस के लिए सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट माना जाता है। और उसके अकॉर्डिंग, जैसा अभी बताया हनी ने, कि एसिड्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने वाला हमेशा कौन होगा? लुईस एसिड। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है वो, या दे रहा है, तो उसे हम बोलेंगे लुईस बेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आना करते रहो। यस सर। ओके, यस सर। यस सर। ओके, ओके। सो ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट था जो एसिड्स और बेसिस को लेकर के हमने पहले, जो आपकी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, या इससे पहले आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। जो आज हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं कि हार्ड एसिड्स क्या होते हैं और सॉफ्ट बेसिस क्या होते हैं, या हार्ड बेसिस क्या होते हैं और सॉफ्ट बेसिस क्या होते हैं। तो हार्ड और सॉफ्ट का मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ से नहीं है। सबसे पहले तो हम बात करें स्ट्रेंथ, आप समझते हो? स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि आ, कोई भी एसिड या बेस जो है वो कितनी स्ट्रेंथ का, मतलब कितना ज्यादा
वो एसिडिटी या बेसिसिटी रखता है, ठीक है ना। जैसे आपने पहले पढ़ा हो कि अगर आप HCl की बात करते हो तो HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन अगर आप वीक एसिड्स की बात करो तो वीक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड जो है वो क्या है, वीक एसिड है। तो यहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट जो है वो किसी स्ट्रेंथ को नहीं बता रहा कि वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है या कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकता है। सिंपली अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसको हमने एसिड और बेस माना है, लेकिन हार्ड सॉफ्ट का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अभी लुईस एसिड के अकॉर्डिंग अगर हम एसिड्स और बेसिस को देखें तो अभी जैसे बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम एसिड बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली स्पीसीज कौन सी होंगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली स्पीसीज वो होंगी जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। जैसे कि जितने भी कैटायंस हैं, जितने भी कैटायंस हैं वो सब क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप बोलोगे H+, आप बोलोगे कैल्शियम 2+, आप बोल रहे हो यहाँ पर सिल्वर प्लस, अगर आप यहाँ पर बात करो कि मैग्नीशियम 2+, ये सभी क्या है, ये सभी एसिड्स हैं, बिकॉज इनके पास में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर ऑल लुईस एसिड्स, ठीक है। लेकिन पियर्सन के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, पियर्सन के अकॉर्डिंग जो एसिड्स होते हैं उसकी डेफिनेशन डिफरेंट है। फिर पियर्सन ने एसिड्स को भी दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एक हार्ड एसिड और एक सॉफ्ट एसिड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पियर्सन के अकॉर्डिंग हार्ड एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि हार्ड एसिड्स क्या है, ठीक है। हार्ड एसिड्स, अब हार्ड एसिड्स में बहुत सारी यहाँ पे बातें हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हार्ड एसिड वो होगा जिसमें सबसे पहली उसकी जो कंडीशन है वो ये है कि उसके पास में क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए, वो छोटे आकार का होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर इन में कंपेयर करें तो सबसे छोटे साइज का कौन है, H+ आयन या 2+, सॉरी कैल्शियम 2+ या सिल्वर प्लस या मैग्नीशियम 2+, कौन सबसे छोटा आयन है यहाँ पे? Which one is the smallest? हाँ विशी, क्या कह रही हो? स्मॉलेस्ट आयन कौन सा है, सबसे छोटा आयन कौन सा है? बेटा आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या बेटा? यस सर। बेटा मैंने पूछा सबसे स्मॉलेस्ट साइज का आयन कौन सा है। अगर हम इन चारों में देखें, ये चारों में कौन सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट आयन है, साइज किसका सबसे ज्यादा छोटा है? ये तो हम हाइड्रोजन। लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं पेरियोडिसिटी, जिसमें हमने साइजेस के बारे में पढ़ा है कि एटॉमिक साइजेस जो है पीरियोडिक टेबल में किस तरह से ग्रुप्स में और पीरियड्स में घटता है बढ़ता है, हाइड्रोजन। उसके अकॉर्डिंग बताओ।
लॉकडाउन में देखो सबका दिमाग भी लॉकडाउन हो गया है। हम्म। अगर हम यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर सभी का कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ H प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s0। आया ना? यस सर। यस सर। अच्छा, आप तो यस सर बोलोगे और जब मैं पूछ रहा हूँ तब नहीं बोलोगे। अच्छा, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20। अगर यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकाल करके इसको 2 प्लस आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप लिखोगे क्या? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 आएगा। कितना आएगा? कितने हो गए? 18 हो गए ना? यस सर। सो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसके पास में है, अब यहाँ पर ऐसे ही Ag का देख लो, ऐसे ही मैग्नीशियम का देख लो। अब जिसका आप ये देखते जा रहे हो, जितने ज्यादा पीरियड्स इसमें होते जाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, उसका साइज बड़ा होता जाएगा। सबसे छोटा साइज आपको यहाँ पर नजर आ ही रहा है कि इसके पास में 1s से स्टार्ट होता है हमारा और इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस है H का, H प्लस का, और ये इसका फर्स्ट शेल है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। नहीं। सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा? सबसे छोटा साइज है इसका। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करो। कैल्शियम और मैग्नीशियम में इसका जो नंबर है वो है 12, इसका नंबर है 20, इसका नंबर है 1। अब इनमें इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आप इजीली बता सकते हो कि किसका जो साइज है वो सबसे ज्यादा छोटा है। हाँ या ना? यस सर। हाइड्रोजन आयन। अब बताओ किसका साइज सबसे ज्यादा छोटा है? H पॉजिटिव आयन। किसका? H पॉजिटिव। हाँ, H पॉजिटिव का। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो उसके बाद में इसके बाद किसका साइज बड़ा है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम 2। आया ना? यस सर। और उसके बाद यस कैल्शियम सर। का, और उसके बाद में ये सिल्वर का, है ना? 47। यस सर। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका साइज भी बढ़ता जाएगा और आप पीरियड भी इसमें इजीली देख सकते होगे किस पीरियड का ये मेंबर है। तो मैं यहाँ पर हालांकि पीरियडिसिटी नहीं पढ़ा रहा था, लेकिन आपसे एक आपको जब छांटने होंगे कई सारे, जैसे अगर वहां पर कुछ स्पीसीज अवेलेबल होंगी और उसमें से आपको अगर चूज करना पड़े कि कौन ज्यादा सबसे ज्यादा हार्ड एसिड है या बेस है, तो आप स्मॉलेस्ट साइज वाला चूज करोगे। या उनको अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर आपको जमाना पड़ेगा तो आप किस तरीके से जमाओगे, तो इस वजह से मैंने आपसे यहाँ पर पूछा। तो अगर आप लोग थोड़ा सा पीरियडिसिटी को भूल गए हो तो प्लीज प्लीज आप लोग वापस से पीरियडिक टेबल पढ़ो और देखो कि पीरियडिसिटी में किस तरीके से साइजेस को लेकर के या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर के या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को लेकर के बहुत सारी जो चीजें हैं वो बताई हुई है कि उनकी पीरियडिसिटी किस तरीके से चेंज होती है। ओके, सो पहली मैंने बात करी यहाँ पर कि जो साइज है वो क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा छोटा होना चाहिए। मैं इसको जरा मिटा देता हूँ ताकि हम अपने ओके, सो सबसे छोटा साइज जिसका होगा। दूसरी चीज ये है कि हाई पॉजिटिव चार्ज उस पर होना चाहिए, या क्योंकि यहाँ पर एसिड्स की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सबके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा, तो हम वहां पर कहेंगे कि हाई पॉजिटिव चार्ज या हाई ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी होनी चाहिए। तो अगर हाई पॉजिटिव स्टेट की अगर हम बात करें तो पहली तो क्राइटेरिया हमारा ये है कि साइज छोटा होना चाहिए। दूसरा ये है कि उसके पास में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किसके पास में ज्यादा है? यहाँ पर कैल्शियम के पास में और मैग्नीशियम के पास में सबसे ज्यादा चार्ज प्रेजेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा चार्ज जरूर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें देखने को मिल रही है, वो क्या है? वो ये है स्मॉलेस्ट साइज। कि स्मॉलेस्ट साइज नहीं है यहाँ पर। अगर हम देखें कि साहब ये इसके पास में 2 प्लस चार्ज है और कैल्शियम के पास में भी 2 प्लस चार्ज है, तो ये आपके
ज्यादा स्ट्रॉन्ग या सॉरी हार्ड एसिड हो जाएंगे, नहीं हार्ड एसिड ये नहीं रहेगा। हार्ड एसिड इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि साइज इनका क्या है, सबसे यहाँ पर अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो बड़ा है, ठीक है। तो इस वजह से दूसरी जो क्राइटेरिया है वो हमारा है, क्या होना चाहिए, हाई पॉजिटिव चार्ज। ये बार बार आ रहा है। हाई पॉजिटिव चार्ज हमारे पास में यहाँ पे होना चाहिए, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। हाई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर बात करें, बार क्यों ओपन हो रहा है, कुछ ना कुछ बटन ऐसा प्रेस हो गया है जिसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। चलो देखते हैं। तो हाई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो देखो वैसे भी हाई पॉजिटिव चार्ज या हाई ऑक्सीडेशन स्टेट अगर उसकी होती है तो साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें अ, अ, क्यों जैसे मैं बात करूं यहाँ पे पोटेशियम की, और मैं बात करूं यहाँ पर मैग्नीशियम की, तो आप देखो कि ये सेम उसके हैं, ये आपका जो है, सॉरी सोडियम की बात करते हैं यहाँ पे, सोडियम ये इसका 11 है और इस मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 12। लेकिन अगर हम साइज को देखेंगे तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो साइज क्या होता है, छोटा होता जाता जाता है है। ना। यस सर। साइज छोटा होता जाएगा तो यहाँ मैग्नीशियम का साइज छोटा होगा या कैल्शियम का, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो किसका साइज छोटा होगा, अरे आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ बेटा, किसका साइज छोटा होगा। अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं और अगर हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं तो किसका साइज छोटा है दोनों आयंस में से, नहीं पता। अरे नहीं पता तो बोलो नहीं पता सर, ताकि मैं आगे बताऊंगा। एक तो देखो जब आप बोलो ना तभी अपने आप को अनम्यूट किया करो क्योंकि पीछे से ना बहुत ज्यादा आवाज आती रहती है, ठीक है। तो आप लोग उसको अनम्यूट तब करो जब कुछ बोल रहा हो, फिर म्यूट कर लिया करो। तो मैग्नीशियम इज स्मॉलर देन सोडियम। मैग्नीशियम क्या है, छोटे साइज का है बजाय सोडियम के, हाँ या ना।
यही एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है इनका, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आया ना? बेटा आप लोग कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों को कोई चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ उसका भी कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो, हाँ ना भी नहीं कर रहे हो। यस सर यही है। इतनी देर बाद में बताया। तो देखो जब यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर मैग्नीशियम के पास में 12 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास प्रॉब्लम है पॉजिटिव इसलिए चार्ज, थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। इसकी वजह से, इंटरनेट की वजह से। देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब तक आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ तब तक, क्योंकि देखो जब सामने हम लोग फेस टू फेस क्लास लेते हैं ना, ऑफलाइन कॉलेज के क्लासरूम में, तो हमें पता होता है आपको देख करके कि आप लोग कितना अटेंटिव हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है आपसे वैसे ही पूछ सकते हैं। अभी इस समय हम वर्चुअल स्क्रीन पर है और इस वर्चुअल स्क्रीन पर आप लोग ना तो रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ठीक है, और मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को आवाज आ रही है नहीं आ रही है। आप लोग कोई ऐसी चीज मैं पूछ भी नहीं रहा जो आपके लेवल से ज्यादा हो, मैं तो सब पुरानी चीजें ही पूछ रहा हूँ, उसी को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये स्क्रीन शेयरिंग करा है अभी। एक पहले मैं आप लोगों से वैसे ही बात कर लूं कि आप लोग कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो किसी तरीके से। सर थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। बेटा वो ठीक है, वो मैं समझ गया नेटवर्क प्रॉब्लम, लेकिन सभी के साथ नेटवर्क प्रॉब्लम है। नहीं सर, सभी के साथ तो नेटवर्क नहीं हो प्रॉब्लम सकती ना। नहीं है। अब ना तो कोई दिखाई दे नहीं रहा है सर। ना ही कोई बोल रहा है या कुछ पूछ रहे हैं, तो फिर ऐसे तो क्लास किस तरीके से ली जाए मुझे वो समझ नहीं आ रहा। जी सर, सभी के साथ में तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो नहीं रही है। अब देखो मैं देख पा रहा हूँ जहां तक आविशी, दिव्या, हनी, मीनाक्षी, श्वेता, इन्होंने अपना ऑडियो तक कनेक्ट नहीं किया हुआ है। ऑडियो का निशान भी नहीं आ रहा, म्यूट तो जब करेंगे जब ये कुछ निशान आ रहा होगा। अभी देखो हनी ने कनेक्ट किया है अपना ऑडियो, बाकी मीनाक्षी, अविशी, दिव्या, इन्होंने कनेक्ट भी नहीं किया। जब आपसे अगर कुछ पूछेंगे और आप बोलना भी चाहोगे तो ऑडियो कनेक्ट नहीं होगा तो आप बोल भी नहीं पाओगे। जी सर। मीनाक्षी चौहान, आपका भी ऑडियो कनेक्ट नहीं है अभी।
हाँ अभिषेक, कहाँ पर हो तुम? हाँ अभिषेक, देखो अगर इस वाले ऐप में प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो तो बताओ, फिर हम कुछ और ट्राई करेंगे। नहीं सर, ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। नहीं, मैं अभी बाकी सभी से पूछ रहा हूँ कि पर ठीक है। देखो अभिषेक, मैं बोल रहा हूँ, बोल ही नहीं रही है। पता नहीं अपना कनेक्ट करके पता नहीं कहाँ चली गई है, खाना वाना खा रही है, पता नहीं क्या बना रही है। मोनिका, निधि, निधि, निधि यस बेटा, सर। बेटा कुछ यस बोल सर। क्यों नहीं रहे हो? प्लीज बोलो। ऐसे ना मतलब क्लास लेना ना मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों के लिए भी दिक्कत होगी, मेरे लिए तो दिक्कत है ही। यस। हाँ, क्योंकि जब स्क्रीन शेयर करते तो वहां पर कुछ दिखाई मुझे देता नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, तो आपकी आवाज ही मुझे जो आएगी उसी से मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग कितना समझ रहे हो या बोल रहे हो, कुछ कह रहे हो। आप लोगों को हो सकता है स्क्रीन शेयरिंग पे कुछ और दिखाई देता हो, बट मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। मुझे सिर्फ स्क्रीन दिखाई दे रही होती है जो मैंने शेयर की हुई है, और बिना स्क्रीन शेयर किए हम लोग पढ़ नहीं सकते, ये भी आपको पता ही है। ठीक है ना? आर्ट्स का तो है नहीं हमारा हिसाब किताब। जी सर। छोटी सी कहानी सुना दो। जी तो सर। चलो, मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर सही से पढ़ना चाह रहे हो और मैं भी सही से पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो ये जो भी इस वर्चुअल स्क्रीन पर हम कर पाएंगे उसी के बेसिस पर आप पढ़ सकते हो, और उसी के बेसिस पर मैं पढ़ा सकता हूँ। प्लीज इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखो आप। जी सर। ठीक है, चलो। यस यस सर। सर। तो हम बात कर रहे थे बेटे कि किस तरीके से साइज जो है वो मैटर करता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट को हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो देखो, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसका साइज भी छोटा होता जाता है। क्यों छोटा होता जाता है? क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये देखो, ये थर्ड पीरियड के मेंबर्स हैं दोनों, चाहे हम सोडियम प्लस की बात करें चाहे ये मैग्नीशियम की बात करें, दोनों क्या है, थर्ड पीरियड के मेंबर है, या थर्ड आवर्त के या तीसरे आवर्त के हैं, है ना? इसके आउटर मोस्ट शेल में आप देखो 3s में है, इसमें भी 3s में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है कि थर्ड आवर्त उसका पीरियड का ये मेंबर। जब Na प्लस की हम बात करते तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3s जीरो। और ये जब हम मैग्नीशियम 2 प्लस की बात करते हैं तो भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जीरो। यस। ठीक बात है। अब यहाँ पर अगर हम इनकी साइज की बात करें तो साइज को आप देखोगे कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, प्रोटॉन नहीं निकल रहे। यहाँ पर 11 प्रोटॉन थे, यहाँ पर 12 प्रोटॉन्स थे, आया ना? अब देखो यहाँ यस पर जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो कितने बचे हैं, 10। जी सर। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 10। 10। तो ये 12 10। प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और यहाँ पर 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो बताओ कौन ज्यादा ताकत लगाएगा? जिसके पास में 12 प्रोटॉन्स है वो। जिसके पास 10 है। और बेटे 10 तो इलेक्ट्रॉन दोनों के पास में है। 10 इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास में प्रोटॉन ज्यादा है वही तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। प्रोटॉन के पास में और इलेक्ट्रॉन्स के पास में अपोजिट चार्जेस होते हैं, यस यस सर। सर। है ना? तो जिसके पास में यस ज्यादा सर। प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जिसके पास में कम इलेक्ट्रॉन है वो भी 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन है वो ज्यादा खींचेगा, और जी साइज सर। ज्यादा छोटा होगा। तो इस वजह से मैग्नीशियम का साइज जो है वो सोडियम से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। हो जाता है। ठीक है ना? तो मैं जैसे कि यस अभी सर। आपको इसलिए बता रहा था कि साइज और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही एक दूसरे के साथ चलती हैं। कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पर साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है, और वैसे अगर आपके पास में साइज के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो जिसका साइज वैसे छोटा है कि पीरियड्स किसके कम है, तो दोनों ही केसेस के अंदर वो हार्ड एसिड होता है। जब हम ये देखते हैं कि वो हार्ड एसिड है या हार्ड बेस है, सॉरी सॉफ्ट एसिड है, तो एक तो स्मॉल साइज होना चाहिए, हाई ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, और एक तीसरी चीज जो यहाँ पर है वो होनी चाहिए क्या,
हाई पोलराइजिंग पावर। क्या होनी चाहिए? हाई हाई पोलराइजिंग पावर पोलराइजिंग पावर। अब ये हाई पोलराइजिंग पावर क्या होती है? पोलराइजिबिलिटी आपने पढ़ी है। अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। हाँ, जब आप फाजान रूल पढ़ते हो बेटा, फाजान रूल के अंदर हमने पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन पावर को पढ़ा है कि जब भी कोई भी कंपाउंड जब बनता है, क्योंकि देखो कोई अकेला जो हार्ड एसिड हो या सॉफ्ट एसिड हो या हार्ड बेस हो या सॉफ्ट बेस हो, कोई भी अकेला नहीं रह सकता। अकेला H प्लस आयन रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। क्यों? इसको कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज चाहिए ताकि ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करे, है ना? जब तक ये न्यूट्रलाइज नहीं होगा तब, हाँ, जब तक हम इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तब तक ये स्टेबल फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है? तो इसी वजह से आप देखोगे कि नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन की तरफ और पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और वो दोनों आपस के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जो होता है उसके बेस पर एक कंपाउंड है उसको फॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर आप NaCl को अगर आप देखो तो यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस से बना हुआ है। अब Na प्लस मान लो कि ये है, ठीक है, और Cl माइनस जो है वो ये है, यही है ना, इस तरीके से। अब जब आप इन दोनों को पास में लेकर के आओगे Na प्लस और Cl माइनस को, तो आप देखोगे कि इसका जो प्रोटॉन है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को तो खींच ही रहा है। मतलब ये जो सोडियम है, ये सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो खींच ही रहा है, लेकिन क्या करेगा जब इसके पास में आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ क्या करेगा, खींचने लगेगा, और इसका साइज जो है वो इस तरीके से जो शेप है वो चेंज होकर के एक यहाँ पर ये बल्ज निकल जाएगा। एक तो वो बल्ज जो निकला है इसी को हम बोलेंगे पोलराइजेशन। क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन का मतलब है एक तरह के चार्जेस का एक जगह पर इकट्ठा हो जाना। तो यहाँ पर आप देखोगे इस वाले पॉइंट पर सारे के सारे नेगेटिव चार्ज आने की कोशिश करेंगे, इस वाले पॉइंट पर सारे के सारे नेगेटिव चार्ज आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जब ये सारे के सारे चार्ज एक जगह पर आ जाएंगे तो उसे ही हम बोलेंगे कि पोलराइजेशन हो गया। और जो जितना ज्यादा पोलराइजेशन करेगा, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा ये बड़ा बल्ज यहाँ पर तैयार होगा। तो देखो साइज उसका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। साइज छोटा होगा तो जो प्रोटॉन्स हैं, जो न्यूक्लियस है, वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, बगल वाले जो आयन है या एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो साइज छोटा होने की वजह से उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर तीन चीजें हमें देखने को मिली। एक यहाँ पर स्मॉल साइज होता है, एक जहाँ पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और तीसरा इसका हाई पोलराइजिंग पावर होती है। तो ये सारी की सारी चीजें अगर किसी भी स्पीसीज के पास में अगर प्रेजेंट हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक हार्ड एसिड की तरह बिहेव करेगा। और चौथी चीज जो यहाँ पर होती है वो ये है कि पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी, ये दो अलग अलग चीजें होती है। पोलराइजिंग पावर वो होती है जो किसी के साइज को चेंज कर दे। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि सोडियम ने, ये जो सोडियम है इसने क्लोरीन के साइज को, जो शेप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है कि नहीं? यस सर। तो इसको हम बोलेंगे पोलराइजिंग पावर, कि उसकी ऐसी पावर थी कि उसने उस क्लोरीन के शेप को चेंज कर दिया है। लेकिन एक होती है पोलराइजेबिलिटी, कि पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अपने आप को चेंज कर देना। एक होता है चेंज करवाना और एक होता है चेंज कर देना। तो यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा है, पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन आयन की, कि वो अपने साइज को आसानी से, सॉरी, अपनी शेप को आसानी से चेंज कर सकता है, ठीक है। तो पोलराइजेशन जो पावर है वो तो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, लेकिन पोलराइजेबिलिटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो छोटे साइज, अगर एक आपके पास में छोटे साइज का बॉल है रबर का और एक आपका बड़े साइज का बॉल है, तो जब आप उसको दबाओगे तो ज्यादा शेप के अंदर किसके चेंजेस आ सकते हैं, जो बड़े साइज का। उसको थोड़ा सा प्रेस करोगे उसका साइज चेंज हो जाएगा, लेकिन जो छोटा होगा उसके साइज को आप आसानी से चेंज नहीं कर पाते। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या है, लो है, और जिसका साइज बड़ा है उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि साइज छोटा होना चाहिए, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, हाई पोलराइजिंग पावर होनी चाहिए और लो पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए,
ठीक है, कि उसके जो पोलराइजेबिलिटी को इस तरह से भी आप बता सकते हो कि जो उसका जो आउटर मोस्ट शेल है या आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है वो आसानी से पोलराइज ना हो। ठीक है, तो ये चारों की चारों चीजें अगर किसी भी स्पीसीज में या किसी भी आयन में, पॉजिटिव आयन में अगर आपको दिखती हैं, मिलती हैं, तो आप उसे कहाँ डाल सकते हो? उसको आप डाल सकते हो कि वो एक हार्ड एसिड होता है। है। ठीक है, जी सर। क्लियर? ओके, यस सर, क्लियर। नेक्स्ट अब हम बात कर, अब जैसे ये बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको एक पीडीएफ फाइल भेजी हुई है, जिनके पास में इंग्लिश मीडियम है और हिंदी मीडियम है, अलग अलग फाइल्स मैंने भेजी हुई है, तो आप लोग वहां से एक बार प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा जी सर। एग्जाम्पल्स है, और ये जो चीजें मैंने आपको यहाँ पर जितनी भी ये बताई हैं, इनसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों उसको हमने हार्ड एसिड की कैटेगरी में रखा है। अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट एसिड्स की वजह से। सॉफ्ट एसिड्स क्या होते हैं उनकी तरह। ठीक है, 5 मिनट में ये क्लास ओवर हो जाएगी। अभी मैसेज मेरे पास में ये आ गया है 11:50 पर। सो सॉफ्ट एसिड वो होते हैं जिस बिल्कुल आप इसको उल्टा कर दो कि साइज कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। लार्ज, बड़ा जो होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसी होनी चाहिए? लो। लो होनी चाहिए, पोलराइजिंग पावर कैसी होनी चाहिए? लो। और लो, पोलराइजेबिलिटी क्या होनी चाहिए? हाई। हाई। तो अगर ये वाली कैटेगरी, अगर कोई भी आपके पास स्पीसी है, वो अगर इन सब चीजों को फुलफिल करेगा कि साइज बड़ा हो, लो ऑक्सीडेशन स्टेट हो, लो पोलराइजिंग पावर हो और हाई पोलराइजेबिलिटी हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका सॉफ्ट एसिड कहलाएगा। एसिड दोनों है, दोनों ही, चाहे हार्ड एसिड हो चाहे सॉफ्ट एसिड हो, दोनों ही कैसे होंगे? कैटायंस होंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमने देख लिया कि एसिड्स, लोएस्ट एसिड क्या होते हैं? जो प्रोटॉन्स को क्या कर सके, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है? जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज हो, है ना। तो इतना तो हमें पता है, एसिड्स वो होते हैं जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम कैसे बताएं कि सब कौन सा हार्ड एसिड है, कौन सा हार्ड सॉफ्ट एसिड है? तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये कैटेगराइज किया है कि स्मॉल साइज वाला, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, हाई पोलराइजिंग पावर वाला और लो पोलराइजेबिलिटी वाले जो है वो हार्ड एसिड्स होते हैं। और जस्ट इसको अगर उल्टा कर दोगे वो सारे के सारे सॉफ्ट एसिड्स हो जाते हैं। अच्छा, इस चीज की जरूरत क्यों हुई, है ना? इसकी जरूरत क्यों हुई? क्यों ये हार्ड सॉफ्ट एसिड्स और बेसिस का कॉन्सेप्ट दिया गया पियर्सन के द्वारा 1960 से 1963 के बीच में? ये दिया इसलिए गया क्योंकि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस थी और जो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस थी, उनको एक ही तरीके से समझने के लिए कोई एक कॉन्सेप्ट जो है वो देने की जरूरत थी कि हम ये समझ पाए कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस किस तरह से हो रही हैं, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस किस तरीके से हो रही हैं, उनकी क्या नेचर है, क्यों। क्योंकि जब भी हम कोई भी दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को मिलाते हैं तो वो कोई ना कोई रिएक्टेंट जो है वो मिलकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो प्रोडक्ट वही वाला क्यों बन रहा है, क्यों उस तरीके से बॉन्ड टूट रहे हैं, है ना। तो जैसे कि हमने ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आप देखते हो कि वहां पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, और वो जो बॉन्ड का जो है जो फिशन हो जाता है वो होमोलाइटिक फिशन हो सकता है, वो हेटेरोलाइटिक फिशन हो सकता है। ये आपने पढ़ा था ना, समांशी विखंडन और असमांशी विखंडन, विषमांशी विखंडन। उसके द्वारा जो क्या बनाता है, वो न्यूक्लियोफाइल बनाता है और इलेक्ट्रोफाइल बनाता है या फ्री रेडिकल्स बनाता है, हाँ या ना। यस तो जी सर। ये यस जो सर। इंटरमीडिएट, हाँ, ये जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है उसके बाद में फिर वो जो अपने विपरीत या अपने अपोजिट नेचर वाला जो वहां पर स्पीसी प्रेजेंट है, कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के साथ में जोड़ करके वापस से क्या बना लेगा? एक न्यूट्रल कंपाउंड बना लेगा। तो वो क्यों करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें समझ में आता है लेकिन इनऑर्गेनिक में हमें समझ में नहीं आता था। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को इसीलिए दिया गया ताकि हम इनऑर्गेनिक जो रिएक्शंस हैं उनको आसानी से समझ सकें। लेकिन मजे की बात यह है कि इस हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स और बेसिस के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस को भी और इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को भी, दोनों को ही इससे एकदम अच्छे से समझ सकते हैं कि वो रिएक्शंस क्यों हो रही हैं, और अगर कोई रिएक्शन नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। ठीक है ना। तो इसलिए, हाँ, इसलिए ये कॉन्सेप्ट हमारे पास में आया था। ठीक बात है। सो उसके बाद में एक टेबल आपके उसमें बनी हुई होगी जिसमें आपको बताया होगा कि कौन हार्ड एसिड है, कौन सॉफ्ट बेसिस है। लेकिन देखो यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं है, इस तरीके से कोई बॉर्डर लाइन नहीं है कि साहब हम ये बता सके कि कब हार्ड एसिड
खत्म होते हैं और कौन एकदम से सॉफ्ट एसिड्स जो है वो शुरू होते हैं। तो हार्ड और सॉफ्ट एसिड्स के बीच में कोई एक बॉर्डर लाइन नहीं है। तो जब बॉर्डर लाइन नहीं है तो कुछ ऐसे भी होंगे स्पीसीज जो कैसे होंगे, जो उनके बीच के होंगे, ना तो वो उसको हार्ड एसिड बोल सकते हैं, ना उसको हम सॉफ्ट एसिड बोल सकते हैं। ना तो उनका साइज इतना छोटा है और ना ही इतना ज्यादा बड़ा है, बीच का है, एक